नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवादी कविता उषा, जिसके रचनाकार हैं बिंबधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बल्कि धारदार बनाया। अपने अभावों से शिक्षा लेकर उन्होंने अपनी रचनाओं में उस प्रभाव को जताया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से कला एवं चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया। इन्होंने प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत के पत्र रूपाभ में कार्य किया। 1977 ईस्वी में चुका भी हूं नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। 12 मई सन 1993 में इनका देहांत हो गया। कवि शमशेर बहादुर सिंह के परिचय के साथ इनकी रचनाओं का ज्ञान अति आवश्यक है। शमशेर बहादुर सिंह की अनेक विधाओं में अनेक प्रमुख रचनाएं होती हैं। इनमें कविता संग्रह के रूप में कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और साथ ही साथ इन्होंने उर्दू तथा हिंदी शब्दकोश का संपादन करने में भी अपनी भूमिका निभाई। निबंध संग्रह इनका दोआब तथा कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा तथा रचना समग्र इनकी शमशेर बहादुर सिंह रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है। कवि परिचय में अब जानते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। बिंबधर्मी कवि के रूप में प्रसिद्ध शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा अर्थात कला का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र, अद्भुत चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया है। साथ ही साथ कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के नजदीक रहने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत जीवंत लगते हैं। अब थोड़ी जानकारी इनकी भाषा शैली के बारे में। शमशेर बहादुर सिंह ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कथा तथा शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का स्वभाव मिजाज बिल्कुल अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल इन्होंने सर्वनाम, क्रिया, अव्यय तथा मुहावरों पर दिया है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन अर्थात निर्माण को गूंथकर कविता का महल खड़ा करता है तो वह महल ठोस तो होता ही है, साथ ही साथ भावों की अनुगुंजों से भी भरा होता है। और अब हम जानते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल उषा कविता का प्रतिपाद्य। उषा कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण है। शमशेर की कविता एक ऐसे संधि स्थल पर खड़ी है जहां एक और साहित्य है, चित्रकला है और संगीत है, तो दूसरी तरफ मूर्त और अमूर्त की, इंद्रिय तथा इंद्रियतर की अर्थात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इंद्रियों से जानने योग्य, इंद्रियों से जानने से परे, इन सब का संधि स्थल है अर्थात इन सब के मिलन का स्थल है। प्रस्तुत कविता उषा में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाले प्रकृति का शब्द चित्र उभार कर हमारे सामने रखा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर के आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना करता है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश, एक सजीव वातावरण की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। गांव के साथ उस पल पल बदलने वाले प्रकृति के परिवेश को जोड़ता हुआ हमें ले जाता है, जहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की
काली मां पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ हैं। कवि ने नए बिंब, नए उपमान तथा नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। अब कविता का सार। कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं, सूर्योदय से पहले आकाश का रंग सर्वप्रथम गहरे नीले रंग का दिखाई देता है तथा वह शंख का एहसास कराता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका अर्थात रसोई घर को लीप कर पावन बना दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लालिमा फैलने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे काले रंग की सिल को किसी ने थोड़ा सा धो दिया हो और थोड़ी देर पश्चात ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी या लाल खड़िया चाक मल दी हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होते ही सूर्य का ये पल पल बदलने वाला जादुई प्रभाव समाप्त होने लगता है। यह उषा एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है, उजाला है और यह उषा हर कालिमा को चीर कर आने का भाव हम में जगाती है। अर्थात कालिमा से निकलकर प्रकाश की ओर अग्रसर रखने वाली इस कविता को हम प्रतीक मानते हैं उन्नति का, नवीनता का, एक नई शुरुआत का। और अब बारी पल पल बदलने हुई उस सूर्योदय से पूर्व के उषा काल का वर्णन, जो कुछ इस प्रकार है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील झल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब सबसे पहले कुछ भाग के अनुसार इसकी व्याख्या। प्रथम भाग। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। सबसे पहले चलते हैं इसके शब्दार्थ की ओर। भोर अर्थात प्रभात, नभ अर्थात आकाश, चौका जहां रसोई अर्थात खाना बनाया जाता है उस स्थल का नाम। अब संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित उषा कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी बिंबधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। प्रसंग। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का बहुत सुंदर चित्र उकेरा है। व्याख्या। कवि बताते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीले रंग का शंख हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लीपा हुआ कोई चौका हो। यह चौका जो कि अभी नमी के कारण गीला है। अब बारी है काव्यगत विशेषता की। कवि ने प्रकृति का मन को हर लेने वाला चित्रण इस भाग में हमारे सामने प्रस्तुत किया। शंख जैसे, इसमें उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। साथ ही इसमें सहज व सरल शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास किया गया है। कवि ने ग्रामीण परिवेश को जीवंत उपस्थित किया है तथा नए उपमानों का प्रयोग दर्शनीय है। अब कुछ अर्थग्रहण के प्रश्न। सर्वप्रथम, प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों? कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा है? अभी गीला पड़ा है, इससे क्या तात्पर्य है? प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? उत्तर है, प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले रंग के शंख से की गई है क्योंकि वह शंख के समान पवित्र माना गया है। अगले प्रश्न का उत्तर है, कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका इसलिए कहा है क्योंकि भोर का नभ सफेद व नीले रंग से
मिश्रित दिखाई पड़ता है। अभी गीला पड़ा है, इससे तात्पर्य है कि प्रातः काल में ओस की नमी होती है, गीले चौके में भी नमी होती है, अतः नभ को गीला बताया गया है। प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने प्रमुख रूप से इन दो उपमानों का प्रयोग किया है। पहला है नीला शंख और दूसरा राख से लीपा गया चौका। अब दूसरे भाग की व्याख्या की ओर चलते हैं। दूसरे भाग में बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़ या चाक मल दी हो किसी ने। शब्दार्थ में सिल मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर, केसर एक विशेष फूल जिससे सुगंध आती है, जो कि बहुमूल्य माना जाता है। मल देना अर्थात लगा देना। संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित उषा कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य क्षितिज के ऊपर जहां धरती और आकाश मिलते हैं, ऐसे उस क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा फैल जाती है। ऐसा लगता है कि काले रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया गया हो। लाल केसर जो कि बहुमूल्य है, उसकी लालिमा कम हो सकती है, अतः कम लालिमा को केसर से धोए गए उस सिल के समान बताया गया है। वहीं अंधेरी काली सिल सूरज की लालिमा को केसर के समान लगती है और इस समय आकाश ऐसा लगता है जैसे काले रंग की स्लेट किसी ने लाल खड़ या चाक मल दी हो, अर्थात लालिमा की वृद्धि होने के पश्चात उसे कवि ने इन उपमानों से सजाया है जैसे स्लेट पर लाल खड़ या चाक मल दी गई हो, अर्थात किसी बच्चे के अदृश्य हाथ उस स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक से लाल 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 लकीरें करते हैं, वो लालिमा बढ़ी हुई है। अंधेरी काली स्लेट के समान, अर्थात काली स्लेट को अंधेरे के समान बताया और सुबह की लालिमा को लाल खड़िया चाक के समान बताया गया है। अब इसकी काव्यगत विशेषताएं। कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। नवीबिंब और उपमानों का प्रयोग सुंदर है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। साथ ही सरल सहज खड़ी बोली की सुंदर अभिव्यक्ति है। इसमें माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण में मधुरता का एहसास बहुत सुंदर तरीके से करवाया गया है। अब कुछ अर्थ ग्रहण के प्रश्न। आसमान के सौंदर्य के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? कवि ने किस समय का चित्रण किया है? कवि काली सिल और लाल केसर के माध्यम से क्या कहना चाहता है? कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है? अब इनके उत्तर। आसमान के सौंदर्य के लिए कवि ने सिल और स्लेट जैसे उपमानों के माध्यम से प्रातःकालीन नभ की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। कवि ने सूर्योदय से पहले के भोर के समय का चित्रण किया है। अगले प्रश्न का उत्तर। कवि ने अंधेरे को काली सिल, सुबह की किरणें लालिमा युक्त बताई। ऐसे में सूर्योदय से ऐसा लगता है मानो किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। अंतिम प्रश्न इस अनुच्छेद से। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य को काली स्लेट, लाल केसर, लाल खड़िया चाक के उपमानों के माध्यम से चित्रित किया है। प्रातःकालीन ओस और नमी के माध्यम से काली सिल को लाल केसर से धुलना बताया गया है। यहाँ हम अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों को इस अंश के आधार पर बताएंगे। अगला अंश हम लेते हैं व्याख्या के लिए इस कविता का अंतिम अंश। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। शब्दार्थ। गौर गोरी, झिलमिल झिलमिलाती हुई, देह शरीर, जादू आकर्षण या सौंदर्य, उषा प्रातः काल। सूर्योदय सूर्य का उदय होना। संदर्भ।
प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित उषा कविता से उद्धृत है और इसके रचनाकार प्रसिद्ध प्रयोगवादी बिंबधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। प्रसंग के रूप में हम कह सकते हैं इसमें कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का मनोहारी आकर्षक चित्रण किया है। व्याख्या: कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्य के सफेद चमकने को सूर्य की सफेद आभा के समान माना गया है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ सा प्रतीत होता है और कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि सूर्योदय के पश्चात उस पल पल बदलने वाले रूप में स्थायित्व आ जाता है। अब बात करते हैं काव्यगत विशेषता की। कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब उपस्थित किया है। इसमें माधुर्य गुण है। नील जल हिल रही हो, इनमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सरल भाषा का प्रयोग है। मुक्तक छंद है। अब कुछ इस अंतिम अंश के अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किससे बताई गई है? उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू टूटने का आशय बताइए। उषा का जादू टूटता कब है? अब उत्तर: गोरी देह के झिलमिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की गई है। सुबह वातावरण में नमी और स्वच्छता होने के कारण सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न: उषा का जादू अद्भुत है। सुबह का सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी का गोरा शरीर झिलमिला रहा हो। यह जादू जैसा लगता है। उषा का जादू टूटने से तात्पर्य उषा के प्राकृतिक सौंदर्य जो अति शीघ्रता से बदलता रहता है। सूर्य के आकाश में चढ़ते ही वह सौंदर्य समाप्त सा हो जाता है। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है। सूर्य की किरणों से आकाश में छाई लालिमा समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं इस संपूर्ण कविता के काव्य सौंदर्य की। समग्र रूप में हम इसके काव्य सौंदर्य को दो भागों में समझ सकते हैं। बिंबधर्मी कवि की श्रेष्ठ रचना होने के कारण अधिकांशतया इस कविता से काव्य सौंदर्य के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम इसके भाव पक्ष के बारे में। भाव पक्ष की बात करते हैं तो सर्वप्रथम भाव की सुंदरता बताई जाती है, अर्थात इस कविता में कौन सी ऐसी बात है जो आपके मन को स्पर्श कर गई। इसका सूर्योदय से पूर्व का वर्णन जो पल पल बदलता हुआ कवि ने दिखाया अत्यंत सुंदर बनता है। साथ ही इसमें रस की अनुभूति की गई, वो रस आपको बताना है। कला या शिल्प पक्ष में हम इसकी भाषा, साहित्य, खड़ी बोली, शब्द शक्ति, लक्षणा, शैली, प्राकृतिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति करती बिंबात्मक शैली मानी जा सकती है। अलंकारिकता कवि की श्रेष्ठ विशेषता है। तो साथ ही साथ मुक्तक छंद का प्रयोग अपने आप में इसे एक स्वतंत्र रचना दर्शित करता है। तो इस प्रकार हम काव्य सौंदर्य में कला या शिल्प के अन्य बिंदु, रीति, गुण, वृत्ति या बिंबों के अलग अलग प्रकार, अलंकारों के विभिन्न विधानों का वर्णन कर सकते हैं। धन्यवाद।